Hello my dear students, how are you? Students, you are most welcome in this next video. This is the video series of chapter number 4. Today in this video we are going to discuss about the next phylum. This is the phylum Coelenterata, or it is also known as the Cnidaria. So let's discuss about it. Dear students, first we will discuss about that why it is known as Coelenterata. The phylum it named as Coelenterata. Why? So dear students, आपको हम ये बता दें कि निडेरिया या सीलेंटेटा ये कोई ना कोई जो फाइलम का नाम रखा गया है वो किसी न किसी बेसिस पर रखा गया है। अगर उस हम बेसिस को समझ जाएं और लॉजिक जिसके पीछे है वो अगर उसको हम समझ जाएं तो बहुत आसान हो जाता है इनको याद करना भी और समझना भी। तो चलिए बात करते हैं इसके लॉजिक के पीछे क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, टर्मिनोलॉजी का लॉजिक। तो यहाँ पर आपको बता दें जितने भी एनिमल होते हैं, जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एक एनिमल है सीलेंटेटा फाइलम का, जिसको हम लोग हाइड्रा के नाम से जानते हैं। तो अब ये हाइड्रा अगर इसको हम लोग सही तरीके से देखें तो यहाँ पर जो ये इसके जो ये आर्म्स दिखाई दे रही हैं, इन आर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स हैं और टेंटिकल्स की जो वेंट्रल सरफेस, जैसे मान लीजिए हमारी आर्म है तो इन आर्म की जो वेंट्रल सरफेस होती है यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से सेल्स लगी रहती हैं जिनमें स्टिंग होते हैं, स्टिंग डंक होते हैं, डंक स्टिंग, ठीक है। तो ये सेल्स जिनमें ये स्टिंग प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सपोज ये सेल है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट। क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट। तो निडोब्लास्ट इस सेल का नाम है, इसको कॉमनली कहा जाता है स्टिंग सेल। स्टिंग सेल मतलब जैसे आपने देखा होगा बास्ट जो होती है, बर्र जो होती है बास्ट, उसमें डंक होता है ना, वो जिससे काटती है, डंक होता है जिससे हम लोग को छेदती है, तो उसको स्टिंग कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेल्स हैं इन सेल्स में भी स्टिंग होता है। अब ये स्टिंग काम क्या करता है, जब ये अपने प्रे को पकड़ती हैं तो उस प्रे को मारने और उसको पकड़ने में हेल्प करती हैं ये निडोब्लास्ट। तो इसीलिए इनको स्टिंग सेल कहा जाता है। ये सारे एनिमल सब में निडोब्लास्ट होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, निडेरिया। यानी निडेरिया नाम की वजह क्या है, निडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर टेंटिकल्स। गॉट इट। तो ये तो हो गई वजह निडेरिया की। अब सीलेंट्रेटा, अब इसके दो नाम हैं, इसको हम लोगों ने अभी देखा था, ये क्या है, निडेरिया। अब सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा, सीलेंट्रेटा नाम इसलिए पड़ा कि अगर हम इन एनिमल्स को वर्टिकल सेक्शन काटें, इनका वर्टिकल सेक्शन मतलब इनको अगर हम वर्टिकली एक स्लाइस काटें तो हमको इस तरह से दिखाई देगा ये। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। तो अब देखो आप ध्यान से इसको, इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पर ये इसका माउथ है और ये माउथ से एक कैविटी है इसके अंदर ये। अब ये कैविटी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये जो कैविटी है इसके अंदर, इसको कहा जाता है सीलेंटेरॉन। सीलेंटेरॉन। तो सीलेंटेरॉन कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें सीलेंटेरॉन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। यानी कि जो ये इंजेक्शन डाइजेशन जो अपना फूड लेते हैं वो इसके अंदर रखते हैं, इसीलिए इसको सीलेंटेरॉन कहा जाता है। तो इस कैविटी का नाम क्या है, सीलेंटेरॉन। सीलेंटेरॉन कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से इन एनिमल्स को की जो कैटेगरी है उसको नाम क्या दिया गया है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा इसीलिए नाम पड़ा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीलेंट्रेटा और निडेरिया इसका नाम क्यों रखा गया है, ये आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं इसके सैलिएंट फीचर के बारे में। क्या होते हैं इसके सैलिएंट फीचर, आपको ये बता दें, सैलिएंट फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक हम कॉमन फीचर की बात करते हैं। जैसे ये तो एक कैटेगरी का नाम है, फाइलम क्या है, एक टेक्सा है, कैटेगरी है, एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स के अंदर ये कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को हम लोग, उन फीचर्स को हम लोग सैलिएंट फीचर्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हैबिटाट के बारे में। तो हैबिटाट इसका कैसा होता है, यानी कि जो
सीलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स हैं वो मोस्टली मरीन हैबिटाट के होते हैं या मराइन हैबिटाट के होते हैं, तो मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। अब मरीन वाटर में रहते हैं तो बात करते हैं कि ये सारे जो एनिमल्स हैं, इन सारे एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, यानी कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से जैसे हम लोगों ने पोरीफेरा में डिस्कस किया था, वो सारे फीचर्स जो उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस से हम लोगों ने इंडिविजुअली डिस्कस किए थे, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं। तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3 क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में ट्रंक और क्या होता है, टेंटिकल्स, अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था। हालांकि ये अपेंडेजेस नहीं है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रंक एंड ट्यूबुलर टेंटिकल्स होते हैं, तो ट्यूबुलर टेंटिकल्स होते हैं इसमें। और अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिर क्या डिस्कस करते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है, या फिर बॉडी सिमेट्री। तो पहले बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो बॉडी सिमेट्री बताइए, आप लोग बताइए थोड़ा सा। बॉडी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, तो बॉडी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। अब उसके बाद बॉडी सिमेट्री के बाद बात करते हैं किसका, फिर जर्म्स लेयर। तो जर्म लेयर्स जो होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, 2 जर्म लेयर। कौन कौन सी 2 जर्म लेयर होंगी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। तो 2 जर्म लेयर होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन एक बहुत खास बात यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, खास बात यहाँ पर ये होती है कि इसमें जो जर्म लेयर्स होती हैं वो तो 2 होती हैं, लेकिन इन दोनों जर्म लेयर्स के बीच में, यानी कि एक मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल ए सेलुलर लेयर होती है, जो मीजोडर्म की तरह दिखती तो है लेकिन उसमें सेल्स नहीं होती हैं। ए सेलुलर लेयर होती है। इस ए सेलुलर लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, मीजोग्लिया। सो मीजोग्लिया, इट इज द ए सेलुलर मिडल लेयर between ectoderm and endoderm. So this is the characteristic of what, coelentrates. Got it? Next, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, सीलोम की, बॉडी कैविटी। तो सीलोम होती है इसमें या नहीं होती है, तो आप लोग को पता है कि सीलोम जो होती है सीलेंट्रेट्स में नहीं होती है। हालांकि अभी हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, एक कैविटी होती है बॉडी कैविटी, उस बॉडी कैविटी को हम लोग सीलोम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। मतलब अगर कोई भी सीलोम जो होती है वो मीजोडर्म की बनी होती है, मतलब सराउंडेड होती है मीजोडर्म से, लेकिन यहाँ तो मीजोडर्म है ही नहीं। तो मीजोडर्म नहीं है, इसीलिए ये कैविटी सीलोम नहीं कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीलेंटेरॉन, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट होती है। बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है, तो बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो ये बॉडी सेगमेंटेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन, अब टिश्यू इसमें प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, रेस्पिरेशन बॉडी टिश्यूज से होता है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, बिकॉज
माउथ इज ओनली ओपनिंग और ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गॉट इट? तो हियर माउथ से ही वो इंजेस्ट करते हैं और माउथ से ही वो इजेस्ट करते हैं, मतलब इंजेशन और इजेशन दोनों माउथ से होता है, इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक स्पेशल स्टेज में मिलते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं इन एनिमल्स में 2 स्टेजेस मिलती हैं, एक ही इंडिविजुअल की 2 स्टेज मिलती हैं, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इसमें एक स्टेज जो होती है वो फ्री मूविंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है वाटर में, और एक स्टेज जो होती है वो सेडेंट्री होती है, सेसाइल होती है, जो एक जगह पर किसी न किसी बेस से चिपकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन मेड्यूसा, यानी मेड्यूसा जो स्ट्रक्चर होती है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है इसमें और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। अब बात करते हैं इसमें स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन एंडो और एक्सोस्केलेटन मिलता है, यानी कि इसमें जो स्केलेटन होता है कुछ एनिमल्स में एंडोस्केलेटन मिलता है, कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद 13 अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस दोनों टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होता है। बडिंग से जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, हाइड्रा जो है, तो हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है और बडिंग भी होता है, मीन्स रीजनरेशन भी होता है, तो आप रीजनरेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रीजनरेशन भी होता है इसमें, और इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है और बडिंग भी होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स में होता है। फिर उसके बाद 14th जो है, अब इसमें देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से ही होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी इसकी नहीं है। अब जो खास बात आती है यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हाउ इट एग्जिबिटेड बाय द सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा ग्रुप के जो एनिमल हैं उनको सिलेंट्रेट्स कहा जाता है। तो सिलेंट्रेट्स में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे एग्जिबिटेड होता है, तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बॉडी है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल है वो 2 स्टेज उस परफॉर्म करता है, मतलब पूरी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज मिलती हैं। जैसे आप लोगों ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था, वहाँ पर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी कि एक ही इंडिविजुअल की 2 स्टेजेज आती हैं। तो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट 2 स्टेजेज हो गई और पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मदद कर रही हैं। तो ऐसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अल्टर करती है, एक के बाद एक आती है। ठीक है, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसी तरह से सिलेंट्रेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बनता है पॉलिप, और फिर उसके बाद पॉलिप से कौन बनता है, मेड्यूसा। सो पॉलिप एंड मेड्यूसी या मेड्यूसा। सो पॉलिप और मेड्यूसा ये
दो स्टेजेस होती हैं। पॉलिप जो होती है वो सेसाइल होती है, मतलब सेडेंटरी होती है, सेसाइल एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये सेसाइल होती है। पॉलिप जो होती है वो सेसाइल स्ट्रक्चर होती है और कप शेप्ड होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कप शेप्ड होती है। एसेक्सुअली कप शेप्ड बॉडी, कप शेप्ड बॉडी होती है इनकी। तो कप शेप्ड बॉडी होती है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सी एनीमोन हो गया, तो ये टेंटिकल्स ऐसे इस तरह से होते हैं इनमें, और बॉडी कुछ इस तरह की होती है, और यहाँ पर ये इस तरह से अंदर कैविटी होती है। तो ये कप शेप्ड बॉडी होती है। लेकिन एक और इसकी जो स्टेज है, ये पॉलिप तो आप लोग समझ गए होंगे, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी किससे? अभी हम लोगों ने जो देखा था रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से, यानी किसी भी प्रोसेस से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनाएगी क्या? कौन सी स्टेज बनाएगी? मेड्यूसा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेड्यूसा स्टेज बनेगी, मेड्यूसा, ठीक है। तो ये मेड्यूसा स्टेज ये क्या काम करती है? मेड्यूसा स्टेज जो होती है वो इस तरह की होती है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर, इस तरह से अम्ब्रेला शेप्ड होती है, यानी कि अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है। मेड्यूसा जो होती है अम्ब्रेला लाइक होती है और फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है। और साथ में ये रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, टू प्रोड्यूस व्हाट? इसको प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि सेक्सुअली प्रोड्यूस करती है क्या? पॉलिप। तो आप देखिए ध्यान से, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही हुआ, यानी पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस कौन करता है? पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है किसको? पॉलिप को। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है। मेड्यूसा जो है वो फ्री लिविंग है और ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पर बाइसेक्सुअल होता है, सेक्सुअलिटी इसकी जो है हम लोग भूल गए थे इसको डिस्कस करना, बाइसेक्सुअल है। तो आप इसी तरह से आप देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से ये देखिए एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। ओबेलिया, ऑरेलिया, मेट्रीडियम, और इसका जो एग्जाम्पल बहुत कॉमन क्या है? हाइड्रा। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हाइड्रा, और ये तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया, तीन आपको याद रखने हैं, ओबेलिया, ऑरेलिया और मेट्रीडियम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब बात ये है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, एक्जोस्केलेटन। तो एक्जोस्केलेटन जिन एनिमल्स में होता है उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोरल्स। क्या कहते हैं? कोरल्स। तो कोरल इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, कोरल रीफ वगैरह, कोरल जो आप लोग जानते हैं ना, जिससे हमको क्या मिलता है? बीड मिलते हैं, ठीक है। जो बीड्स मिलते हैं वो बीड्स कोरल से ही मिलते हैं। और ये कोरल क्या है, किस कैटेगरी में आता है, किस फाइलम का एनिमल है? सिलेंटेटा फाइलम का एनिमल है, ठीक है। और इसमें एक्जोस्केलेटन होने की वजह से ये टफ हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेंटेटा के बारे में, जो इसमें मेन पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो सिलेंटेरॉन कैविटी, निडोब्लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। इनमें निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टिंग सेल भी कहते हैं। सिलेंटेरॉन कैविटी हो गया, इसमें कोरल्स हो गया, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसको हमको याद रखने चाहिए, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।